हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। सो वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज हम एक नया टॉपिक बोर मॉडल कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। और कोई मैटर किससे बना होता है? तो एटम से बना होता है। और वो एटम किससे बना होता है? ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक का नाम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात स्टार्ट होता है इस बात से कि लाइट, हमें पता है कि इसके पास डुअल नेचर होता है। आपने क्लास 10 में ये बात पढ़ा है। क्लास 10 में ये बात आपने पढ़ा है कि लाइट के पास दो नेचर हैं, एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या है? वेव नेचर। आपने लाइट को एज अ रे कंसीडर किया है और कभी कभी एज अ वेव कंसीडर किया है। रे के बारे में आपने ये पढ़ा कि अगर वो पार्टिकल से मिलकर बना है तो रे है, और अगर वो वेव है तो समझ में आ रहा किस तरह से प्रोपेगेट करेगा? एज अ वेव। तो शुरुआत कर रहे हैं कहानी कहां से? तो देखिएगा, इन 1924 द फ्रेंच फिजिसिस्ट, यहां लिखा हुआ है फिजिसिस्ट, ये फिजिशियन थे, फिजिक्स के अध्ययन करने वाले थे, ना कि केमिस्ट थे। जो टॉपिक आप अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। आज से बहुत पुराना बात नहीं कह रहे हैं, आज से 100 साल पुराना का बात है। 1924 का बात चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? द फ्रेंच फिजिसिस्ट नाम था लुइस डी ब्रोई। ब्रॉगली लिखा हुआ है, जी साइलेंट होता है, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, फिर आज कह दे रहे हैं। साइंटिस्ट का नाम क्या है? लुइस डी ब्रोई। सजेस्टेड दैट इफ लाइट हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक नेचर, अगर लाइट के पास ये दोनों नेचर है, कौन से दो नेचर ना? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसका मतलब यह है द सिमिलर डुअलिटी मस्ट बी ट्रू फॉर मैटर। अगर लाइट के पास ये डुअल नेचर है, डुअल नेचर मतलब दो नेचर है, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर है, तो ये कह रहे हैं लुइस डी ब्रॉगली कह रहे हैं, तो मैटर के पास भी, कोई भी मैटर के पास भी ये दो नेचर होना चाहिए। कौन से दो नेचर होना चाहिए? पार्टिकल एंड वेव नेचर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अगर मैटर के पास ये दो नेचर होना चाहिए तो आगे लिख रहा है दस एन इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ एज अ मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव। इसका मतलब मैटर जिस चीज से बना है, एटम जिस चीज से बना है, इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन वगैरह इस तरह के जो पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के पास भी क्या होना चाहिए? डुअल नेचर होना चाहिए। डुअल नेचर में से पहला नेचर क्या है? एज अ मटेरियल पार्टिकल, और दूसरा नेचर क्या है? एज अ वेव। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट के पास ऐसा है तो कोई भी मैटर के पास ऐसा होना चाहिए। लेकिन कंडीशन डाला उन्होंने। क्या कंडीशन है? तो यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, दिस प्रेजेंटेड अ न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। ये जो बात निकल करके आया ना, तो दुनिया में एक नया थ्योरी उभर के सामने आया, जिसका नाम क्या पड़ा? न्यू वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, यहां थोड़ा बहुत बात करेंगे। क्या कहता है ये ना? वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्मॉल पार्टिकल्स, कंडीशन सुनिएगा ध्यान से, स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल पार्टिकल्स तो सर एटम भी है। एटम क्या बहुत बड़ा पार्टिकल है? एक एग्जांपल ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। एटम के साथ भी यही बात है। इसका मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इन मोशन पॉजेस वेव प्रॉपर्टीज। जब बहुत छोटा पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके पास एक नेचर होता है। वो नेचर क्या है? वेव नेचर, जिसे आप वेव प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। मतलब सॉरी सर, हम लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग के पास तो वेव नेचर नहीं है। एक काम कीजिएगा, आप यहां से जितना दूर देख सकते हैं देखिए, आप कई टॉप जगह पे चढ़ जाइए, छत पे चढ़ जाइए, बहुत ऊपर चढ़ जाइए और देखिए बहुत दूर आपको इंसान बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। यस और नो? तो वो पार्टिकल है आपके लिए छोटा पार्टिकल। क्या है? छोटा। वो भले इंसान है लेकिन आप देख रहे हैं उसको क्या? एज अ छोटा पार्टिकल। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि कोई पार्टिकल छोटा है कि बड़ा है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है बहुत छोटा दिख रहा है, आपके लिए नॉर्मल बात है, बट एक चींटी अगर इस पर बैठा हुआ है तो ये इसके लिए इंफिनिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बोर्ड का साइज ही उसके लिए इंफिनिटी है। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कोई पार्टिकल बड़ा है कि छोटा है। हमारे लिए इलेक्ट्रॉन, एटम, ये सब छोटा है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन हमें ही कोई अगर काफी दूर से देख रहा है
तो हम ही छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब हम में भी वो नेचर होना चाहिए, वेब नेचर होना चाहिए। बिल्कुल वही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? वेब मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर ये कहता है कि जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है और वो छोटा पार्टिकल है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी आता है, वेब प्रॉपर्टी, जो हम में भी है, लेकिन हम अगर रुके हुए हैं तो नहीं है। आप मोबाइल का कैमरा ऑन करके काफी दूर के ऑब्जेक्ट पर जूम कीजिए, आप देखेंगे कि वो पार्टिकल सीधा नहीं चल करके ऐसा ऐसा चल रहा है। आपको लगेगा आपका हाथ हिल रहा है, तो एक काम कीजिएगा, कैमरा के स्टैंड पे कैमरा लगा करके उसके बाद चेक कीजिएगा, तब भी दिखेगा कि वो हिल रहा है। क्लियर है ना? मैंने देखा है तो आपको बता रहे हैं, आप करके चेक कर सकते हैं। काफी दूर के चीजों को देखिएगा, काफी दूर की चीजें इसलिए देखने के लिए बोल रहे हैं, वो छोटा चीज होना चाहिए। वो छोटा है नहीं, एक्चुअली में बहुत दूर है, इसलिए आपको छोटा दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गेटिंग माई पॉइंट? तो वेव मैकेनिकल थ्योरी का थोड़ा बहुत बात आपको बताया, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास, आज से ये बात सेट कर लीजिए दिमाग में, कि इलेक्ट्रॉन के पास एज अ पार्टिकल नेचर भी है और एज अ वेव नेचर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक छोटा पार्टिकल है और साथ में ये मोशन में भी है। छोटा भी होना चाहिए, साथ में मोशन में होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर रुका हुआ रहेगा तो वेव प्रॉपर्टी नहीं है, चलना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन व्हेन इन मोशन पॉजेस वेव प्रॉपर्टीज। क्लियर है? आगे बढ़े हम, सुनेगा। तो आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल एज अ वेव नेचर कैरी कर रहा है, उसके पास क्या है? वेव नेचर है। तो वेव नेचर अगर है तो उसका वेवलेंथ होगा। अगर कोई वेव है तो उसके पास वेवलेंथ होगा, उसका फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप चैप्टर 1 में पढ़ा चुके हैं हम आपको। क्लियर है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो इसके पास वेव नेचर्स होंगे, और वेव नेचर में क्या क्या चीज, कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं? वेवलेंथ वगैरह पढ़ते हैं। तो वेवलेंथ के बारे में यहां चर्चा कर रहा है। कौन कर रहा है? डी ब्रोगली। डी ब्रोई क्या बोल रहा है? दी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन बाय। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास क्या है? जिसका मास क्या है? m है, और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? ये कह रहा है इसका वेवलेंथ क्या होगा ना, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। याद रहेगा? याद रहेगा? लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, डी ब्रोई वेवलेंथ, क्योंकि डी ब्रोगली ने ये वेवलेंथ निकाला, इसका नाम क्या दे दिया गया? डी ब्रोई वेवलेंथ। याद रहेगा? तो आपको अगर पूछा जाए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए, तो आप घबरा मत जाइएगा, वही वेवलेंथ ही निकालना है, क्योंकि डी ब्रोगली ने ये फॉर्मूला दिया। डी ब्रोगली या डी ब्रोई वेवलेंथ है ये। क्लियर है? अच्छा, ये h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, ये m क्या है? मास ऑफ मैटर या पार्टिकल। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैटर और पार्टिकल। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया है? ये कहां से आ गया? इस चीज का प्रूफ करना पड़ेगा ना। इस चीज का प्रूफ भी उन्होंने बताया, ऐसे नहीं कि भाई आज आए हैं सस्ता नशा करके दिमाग में आ गया कुछ बात तो ये वेवलेंथ ऐसा होगा लिख दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये जो प्रूफ है, आपको बता दें कि ये बड़ा चालाक आदमी निकला है। डी ब्रोगली एक बहुत चालाक आदमी है। मजा ले लिया, दो साइंटिस्ट का मजा ले लिया। एक तो आपको दिख रहा है यहां प्लैंक का मजा ले लिया, और दूसरा आइंस्टाइन का मजा ले लिया। ये दोनों ने अपना मेहनत कर करके दो इक्वेशंस निकाला था। E इक्वल टू एच न्यू प्लैंक ने बताया था, और आइंस्टाइन बताया था E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये क्या किया? दोनों को बराबर करके निकाल दिया सब कुछ। समझा कि नहीं समझा? बीच में मजा ले लिया ये डी ब्रोगली। क्लियर है कि नहीं? उस चीज को प्रूफ के तौर पर हम इस चीज को देखते हैं कि यही फॉर्मूला आएगा। ध्यान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आपने अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, उस चीज को प्रूफ करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे हैं वही लिखे हैं, दिस कैन बी डेराइव्ड एज फॉलोज। तो आपको पता है कि कोई भी वेव है उसका एनर्जी प्लैंक ने क्या बताया है? प्लैंक थ्योरी करके आपने पढ़ा है, E इक्वल टू एच न्यू। और सेम चीज आइंस्टाइन ने क्या बोला है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बीच में मजा लग गया। कौन? डी ब्रोई। क्या किया? दोनों को इक्वेट कर दिया कि अरे भाई दोनों ही तो वेव के एनर्जीज हैं,
एक काम करते हैं, एच न्यू को एक काम करते हैं, पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वल टू एच न्यू के जगह पे उन्होंने क्या किया, एच सी बाई लैम्डा लिखा। न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, सबको पता है। अब क्या किया, यहां से ई को और वहां से ई को इक्वेट कर दिया, तो हम देख पाएंगे, यहां पे देखिएगा, यहां पे कर देते हैं, देखिए क्या, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्लियर है, दोनों तरफ ई को छोड़ दिए, यहां से सी और सी कैंसिल हो गया। क्लियर है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां से लैम्डा उधर जाएगा, ये एम सी इधर आएगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से एच बाई एम सी। बोलो आया कि नहीं। अरे सर नहीं, एच बाई एम भी आप लिखे थे और यहाँ पे एच बाई एम सी है। अरे भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन अगर एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, जो कि क्या है, सी के बराबर होता है। और आप ये बात भी जानते हैं, एम और वी या एम या सी, एम इंटू सी किसके बराबर होता है, पी, दैट इज मोमेंटम। पढ़े हैं फिजिक्स में, ये बात तो पढ़ाया होगा टीचर। क्या बोल रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है सर, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यस और नो, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। पी क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी या एम इंटू सी। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा, क्या आपको ये बातें क्लियर है। जो इक्वेशन अभी थोड़ा देर पहले एच बाई एम भी लिखे थे, एच बाई एम सी लिख सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चल रहा है, लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो ये बात सच है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। और लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी के जगह हम सॉरी एम और सी के जगह क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, दैट इज मोमेंटम। आगे बढ़े हम। अब ये जो बात था सब कुछ थियोरिटिकल था। क्या था, थियोरिटिकल बातें था, ये प्रूफ किया गया था, ये प्रूफ किया गया था, ये क्या किया, थियोरिटिकली इस बात को लेके आ गया। चलो इस वेवलेंथ को मेरा नाम दे दो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्लियर है। अब इस चीज का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होना जरूरी था, तो आगे लिखा है देखिएगा, दिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डेविसन एंड जर्मर। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट पढ़ना है क्लास 12 में, याद रखिएगा, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्लास 12 में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, यहां थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं। तो ये जो बात है इसको वेरीफाई किया डेविसन और जर्मर मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या था उसमें, बाय ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन इफेक्ट विथ एन इलेक्ट्रॉन बीम। एक इलेक्ट्रॉन बीम को एक प्लेट के साथ को समझते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहां पे दो प्लेट लगाया, ठीक है, ये दो प्लेट है, मेटेलिक प्लेट है, एक प्लेट में इधर से और एक प्लेट में इधर से वायर लगाया। इन दोनों वायर को एक बैटरी के साथ जो है कनेक्ट कर दिया, और इस बैटरी का पोटेंशियल हम मान लेते हैं क्या है, V है। क्या पोटेंशियल, V है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यहां पे कोई वायर नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, हाई पोटेंशियल हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो प्लेट आपको छोटा सा दिख रहा है टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर फ्लो होना चालू होगा इन एयर। हाँ, इन एयर। आप अभी तक ये जानते थे कि सर करंट वायर के थ्रू हम फ्लो कर सकते हैं, विदाउट वायर भी फ्लो हो सकता है। फराडे लॉ पढ़ेंगे क्लास 12 में तो आपको समझ में आएगा। बाकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते अभी हम आई एम सॉरी फॉर दैट। तो बोल रहा है ये इलेक्ट्रॉन का बीम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फ्लो कराया गया। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे आकर के टकराए, और टकराने के बाद क्या हुआ ना, डिफ्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्लास 10 में पढ़ा होगा लाइट में, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं पढ़ा तो 12 में पढ़ोगे लाइट में, डिफ्रैक्शन हो गया। तो आप वहां पे डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा समझ में आएगा, यहां उतना ज्यादा समझना है नहीं। आपको यहां जो समझना है इतना बताते हैं। क्या लिख रहा है, फिर से कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। कौन किया, डेविसन एंड जर्मर ने। किस तरह से किया, बाय ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स विद एन इलेक्ट्रॉन बीम। एक इलेक्ट्रॉन बीम को जो है फेंका गया एक प्लेट के तरफ, वहां से क्या हुआ, डिफ्रैक्शन इफेक्ट आया। अब मान रहे हैं, लेट द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विथ अ पोटेंशियल V। पोटेंशियल क्या है, V है। मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन है,
वो एक्सेलरेट हो रहा है, इधर आ रहा है, कितना पोटेंशियल के कारण, v पोटेंशियल के कारण। तो यहां लिख रहा है द काइनेटिक एनर्जी इज, अरे ये यहां से यहां चल रहा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज चलता है तो उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, यस और नो। इतना तो बेसिक आइडिया है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चा को पता है, क्या होता है सर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्लियर है कि नहीं। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर होता है पता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपको पता है, ई होता है। कितना होता है, ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या लिखते हैं, ई। और पोटेंशियल कितना लगाया तू, वी। याद रहेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा बहुत डेरिवेशन करेंगे हम यहाँ पे एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 2ev। बोलो क्लियर है कि नहीं है। एक काम करो, इधर m एक मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर हो गया, तो इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। m इंटू वी इज व्हाट, मोमेंटम। वेरी गुड। सो मोमेंटम का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है। मोमेंटम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2evm। और यहां से मोमेंटम अगर निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, 2evm का स्क्वायर रूट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये बात समझ में आ रहा, ठीक है। बाद में ये बात चेक किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अगर ये वेव है तो इसका वेवलेंथ कितना है। तो इसका वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू, यहां पे आप देख पा रहे क्या है, h बाई पी। दिख रहा है, h बाई पी। तो ये h बाई पी ही आया, और वो p किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, 2evm के बराबर आया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये चेक करके बताया गया, एकदम सही आया। क्या आया, h बाई रूट अंडर 2evm के बराबर आया। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, सॉरी, डेविसन और जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि ये जो p है, ये p किसके बराबर होगा, ये जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, ये मोमेंटम किसके बराबर होगा, 2evm के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं। E इज व्हाट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज पोटेंशियल अप्लाइड, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कि नहीं है। याद रहेगा ईवीएम याद रहेगा कि नहीं, ईवीएम 2evm है। क्लियर है कि नहीं, बातें क्लियर है। रूट अंडर 2evm, लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2evm। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, ev के बराबर होगा। ये बताए थे, यहां पे लिखा हुआ था द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ev। लेकिन बाद में हमने वेवलेंथ भी निकाल लिया और प्रूफ कर दिया कि हाँ, ये बात जो बोल रहा था बिल्कुल सही है। क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब आगे आप देख पाएंगे, इफ बोर्स थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। जो हमने बोर थ्योरी पढ़ा है, उस चीज को अगर डी ब्रॉगली रिलेशनशिप जो अभी हमने पढ़ा है उसके साथ रिलेट किया जाए, एसोसिएट किया जाए, दोनों को मिलाया जाए, देन द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड इन बोर्स ऑर्बिट। बोर के जो ऑर्बिट्स हैं, ये रहा बोर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट्स, यस और नो। इन ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इनका भी वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, एंड रिलेट इट विथ सर्कमफ्रेंस एंड मल्टीप्लाई विथ अ होल नंबर। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए, इसको मिटा देते हैं। मान के चलिए कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मानो, ठीक है, ओके। अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ध्यान से समझते चलना, बढ़िया से बता रहे हैं। तो इसका सरकमफ्रेंस ये है, यस और नो। सरकमफ्रेंस क्या है, इसका फॉर्मूला बताओ सरकमफ्रेंस का। वेरी गुड, क्या होता है, 2 पाई आर। इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर। तो लिख रहे हैं हम सरकमफ्रेंस को 2 पाई आर लिख रहे हैं। अब ये सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर, अगर ये इलेक्ट्रॉन वेव बन के चल रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन वेव बन के इस तरह से चल रहा है, तो इसके पास होगा कई वेवलेंथ्स। हमको नहीं पता कितना वेवलेंथ्स, लेकिन बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे कि नहीं होंगे। अरे समझ में आ रहा है, एक वेव पूरा करने में जो एक वेव, कंप्लीट वेव का लेंथ क्या होता है, ये एक कंप्लीट वेव है, इसका लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, यस और नो। और ऐसे ऐसे कई वेवलेंथ्स होंगे, हमको नहीं पता कितना वेवलेंथ्स, अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होंगे, हमको नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, वेवलेंथ के बराबर तो होंगे, लेकिन कितना वेवलेंथ के बराबर होंगे हमको नहीं पता, तो n से मल्टीप्लाई कर दी, लिखा हुआ है यहां पे, मल्टीप्लाई विथ अ होल नंबर।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? रिलेट इट विथ सर्कमफ्रेंस एंड मल्टीप्लाई विथ अ होल नंबर। समझ में आ रहा है? ये बात बोल रहा है कि ये जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके बराबर होगा? जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके वेवलेंथ के बराबर होगा, लेकिन के गो वेवलेंथ होगा हमें नहीं पता है, तो एन से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। बोलो क्लियर है कि नहीं? बातें क्लियर है? चलिए चलिए, यहां से वेवलेंथ अगर निकालना चाहें लैम्डा तो क्या हो जाएगा ना सर? 2 पाई आर डिवाइड बाई एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, ये बातें क्लियर है? अब थोड़ा सा हम डी ब्रॉगली रिलेशन को लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर डी ब्रॉगली रिलेशन पे ध्यान दें हम तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच बाई एम भी। यस और नो? या एच बाई पी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी या एच बाई पी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका रिलेशन 1 है, अगर ये आपका रिलेशन 1 है और ये आपका रिलेशन 2 है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहां भी लैम्डा दिख रहा है, यहां भी लैम्डा दिख रहा है, दोनों को छोड़ दीजिए तो आप यहां पे लिख पाएंगे क्या ना? एच बाई एम भी इक्वल टू, एच बाई एम भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ना? 2 पाई आर बाई एन। बोलो हाँ कि ना? यस और नो? क्लियर है? चलिए सर ठीक है, आगे बात करें हम। समझ में आ गया यहां तक? ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये दो इक्वेशन को हम इक्वेट करके ये चीज को लाए हैं। अब देखिएगा, बहुत चौंकाने वाला बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात, ध्यान दीजिएगा। इस n को इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? NH, और नीचे इस 2 पाई को लेके आ जाइए तो ये आ गया 2 पाई। इस MV को उधर लेके जाइए तो क्या आ रहा है सर? MV, और पहले से एक R है तो R। क्या ये चीज आप पहले नहीं पढ़े हैं? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH बाई 2 पाई होगा। बोर ने ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। डी ब्रॉगली से भी ये बात प्रूफ हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज नथिंग बट व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम MVR। और ये क्या होता था ना? H बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता था। याद करो, ये बात हमने बोर पोस्टुलेट्स में पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो अगर डी ब्रॉगली का इक्वेशन को हम बोर के थ्योरी के साथ मिक्स कर दें तो भी बात सही प्रूफ होता है। देखिए ध्यान से, क्लियर है कि नहीं है? लेके आ गए ना? क्या होता है? MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई होता है। बोलिए, समझ में आया? समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है। द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। दुनिया में जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी पार्टिकल्स है, सब में ये एप्लीकेबल है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बट इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इसका जो वैल्यू है, ये कहां पर देखा जाता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सब पे। लेकिन सिंस वी कम अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, हमारे चारों ओर जो ऑब्जेक्ट्स है, क्या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है? छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं, वो क्या है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं इन आवर डेली लाइफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हैज नो सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में इसका कोई वैल्यू और सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? कहां पर इसका सिग्निफिकेंस होगा? जहां पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो हमने ये क्लियर किया डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कह सकते हैं, या फिर हेडिंग हमने जो शुरुआत में दिया था, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू हमने किसका पढ़ा? डी ब्रॉगली। तो आप इस टॉपिक का नाम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस भी दे सकते हैं। डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस सोचा, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन किया? डेविसन एंड जर्बर ने किया है। इन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दिया, सोचा, परिकल्पना सोच समझ करके लिखा, थियोरेटिकली इन चीजों को प्रूफ किया, लास्ट में बोर के साथ भी एसोसिएट करके दिखा दिया कि देख लो भाई, तू जो बोला था सही बात। क्लियर है कि नहीं है? तो आज आपका ये डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारा जो नया टॉपिक होगा वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।